नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने पिछले पाठ संतुलित भोजन को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था भोजन के कार्य क्या क्या होते हैं, कैलोरी किसे कहते हैं, संतुलित भोजन का अर्थ क्या है और व्यक्ति की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताएं क्या हैं, किन बातों पर निर्भर करती हैं। भोजन का पौष्टिक मान बढ़ाना। हम यदि अपने भोजन में एक ही तरह की चीज़ खाएंगे तो हमें उससे एक ही तरह के पौष्टिक तत्व मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और यदि हम भोजन में बहुत महंगे पदार्थ डालेंगे, क्योंकि हम उन सभी पदार्थों का पोषण चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, तो हमारा जो भोजन का बजट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। यदि हम ऐसा भोजन खाएं जिसमें सभी प्रकार के तत्व हमें आसानी से मिल जाएं, तो यानी कि उस भोजन का पौष्टिक मान जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब पौष्टिक मान बढ़ाने की कुछ विधियां होती हैं। पौष्टिक मान क्यों बढ़ाना चाहिए? पौष्टिक मान इसीलिए बढ़ाना चाहिए ताकि जो हम फूड ऑलरेडी खा रहे हैं उसी में कुछ चेंजेस लाए जाएं, उसी में कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाए ताकि बिना एक्स्ट्रा खर्चा करे, फूड पे हम एक्स्ट्रा खर्चा करे बिना अपने भोजन की न्यूट्रिटिव वैल्यू, उससे जो हमें पोषण मिल रहा है, उसको बढ़ा सकें। अब ये 3 विधियां हम इस बार पढ़ेंगे। फर्स्ट है अंकुरण, सेकंड खमीरीकरण, थर्ड है विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिला जुला कर प्रयोग करना। अंकुरण। अंकुरित अनाज और दालों से हम अंकुरित चाट, अंकुरित दाल और अनाज की खिचड़ी, पराठा, खीर, रायता और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपने किसी, जैसे बॉम्बे में अगर आपने कभी गोलगप्पे बॉम्बे के खाए हों तो उसके अंदर जो वो स्प्राउट्स भरते हैं उसके अंदर अंकुरित दाल भरी जाती है। ऐसे ही अंकुरित चाट बहुत टेस्टी लगती है, लोग उसको विभिन्न रूपों में खाते हैं। कुछ लोग अंकुरित दाल से सैंडविच बनाकर भी खाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। अंकुरण हम किन किन चीज़ों का कर सकते हैं? विभिन्न अनाज और साबुत दालों को अंकुरित किया जा सकता है, जैसे चना, मूंग, ये सब साबुत हैं। मूंग साबुत, उड़द साबुत, सोयाबीन, गेहूं, मोठ। अब अंकुरण करने की विधि क्या है? सबसे पहले आप दाल या अनाज जिसको आप अंकुरित करना चाहते हैं उसको साफ़ करके साफ़ पानी में उसको धोएंगे और उतने ही पानी में भिगोएंगे जितना वो सोख ले। इसको एक रात के लिए या एक दिन के लिए, पूरा 24 घंटे के लिए भिगोया जा सकता है। अगले दिन इसका पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दीजिए और इसको पतले कपड़े में बांध देना चाहिए जहाँ इसको हवा लगती रहे, और बीच बीच में उस कपड़े पे पानी के छींटे मारते रहना चाहिए ताकि वो कपड़ा गीला रहे। 48 आवर्स में आपके जो अंकुर हैं वो फूट जाएंगे, 1 सेंटीमीटर लंबे हो जाएंगे और अब ये खाने के लिए तैयार है। इसको कच्चा या भाप में पकाकर खाया जा सकता है। अंकुरण के लाभ। अंकुरण के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे विटामिन बी और सी। अंकुरों इसमें दालों और अनाज में विटामिन सी न के बराबर होता है, लेकिन जब हम इनका अंकुरण कर देते हैं तो इसमें विटामिन सी की वृद्धि काफ़ी अच्छी हो जाती है। विटामिन बी समूह भी अंकुरण से बढ़ जाता है। खनिज लवण लोहा, इसमें दालों में यौगिक के रूप में प्रेजेंट होता है। यौगिक मतलब एक और कंपाउंड के साथ ये जुड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को मिल नहीं पाता। जब हम उसका अंकुरण कर देते हैं तो वो जो लोहा है वो दूसरे कंपाउंड से अलग हो जाता है और हमारे शरीर को उस लोहे की प्राप्ति हो जाती है। पोषक विरोधी तत्व। दालों में कुछ पोषक विरोधी तत्व होते हैं जो हमारे पोषण की जो प्रोसेस है उसको रोकते हैं, तो ऐसे विरोधी तत्वों भी अंकुरण से नष्ट हो जाते हैं।
खाद्य पदार्थों का अधिक पचनशील होना, इनको भिगोने से इनकी जो गैस की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को चना खाने से या राजमा खाने से, साबुत चीज़ें खाने से गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, इजीली पचते नहीं हैं। जब हम इनका अंकुरण कर देते हैं तो ये आसानी से पच जाते हैं। खाद्य पदार्थ शीघ्रता से पक भी जाते हैं, पकाने में बहुत कम टाइम लगता है। इसका रीज़न है कि अंकुरण जब हम करते हैं तो उसकी ऊपरी परत फट जाती है, तो इनको केवल भाप से ही पकाया जाता है। और यदि हम बिना भिगोए इतनी देर तक या बिना अंकुर करे जब हम चने बनाते हैं तो आराम से 45 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन अगर हम अंकुरण वाले बनाएंगे तो हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। खमीरीकरण। खमीरीकरण किन चीज़ों को किया जाता है? खमीरीकरण दाल को, चावल को, बेसन को, इनका खमीर उठाया जाता है और मैदे का भी खमीर उठाया जाता है। खमीर मार्केट से भी अवेलेबल है, ड्राई ईस्ट कहते हैं इसको, यीस्ट, और फ्रेश ईस्ट के रूप में भी अवेलेबल है। नहीं तो दही का इस्तेमाल करके भी खमीर उठाया जा सकता है। अब खमीर करने की विधि क्या है? जो भी आपकी, जैसे आपको चावल में या दालों में खमीर उठाना है तो आप इसको अच्छे से वॉश करके, साफ़ पानी में वॉश करके इसको साफ़ पानी में भिगोएंगे एक रात, और अगले दिन इसको पीस देंगे। और पीसने के बाद फिर इसको खमीर उठने के लिए कुछ देर तक रख देंगे। उसके अंदर या तो दही मिलाकर या मार्केट से जो अवेलेबल है ईस्ट खमीर जो अवेलेबल है उसको मिलाकर उसमें रख दिया जाता है, और कुछ ही घंटों में ये काफ़ी फूल जाता है। खमीरीकरण से बहुत ही टेस्टी फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे डोसा, ढोकला, ब्रेड, इडली, कुलचा, भटूरा और वड़े। ये सभी बहुत टेस्टी चीज़ें हैं। खमीरीकरण के लाभ। खमीरीकरण से भी विटामिन बी समूह और सी की वृद्धि होती है। इसमें भी खनिज लवण लोहे की अधिक प्राप्ति हो जाती है। खाद्य पदार्थ आसानी से पच जाते हैं और खाद्य पदार्थ बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। नेक्स्ट विधि है विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिला जुलाकर प्रयोग करना। इसमें हम अलग अलग भोजन के गुटों में से भोजन चूज़ करते हैं और उसको मिला जुलाकर पकाते हैं, जिससे एक उचित मात्रा में पकाया जाता है। जैसे अनाज और दालें, जैसे खिचड़ी में आप क्या क्या डालते हो? दाल और चावल डालते हो, तो अनाज हो गए चावल, और दाल हम डालते हैं, उससे खिचड़ी प्रिपेयर होती है। ऐसे ही दाल चावल जब हम बनाते हैं तो भी, इवन अगर हम गेहूं और चने की रोटी बनाते हैं, इसमें भी हम खाद्य पदार्थों को, जो अलग अलग गुट के खाद्य पदार्थ हैं, हम उसको मिक्स करके डाल रहे हैं, लेकिन इसका एक उचित अनुपात होता है। एक फिक्स रेशियो में अगर हम इसको मिलाते हैं तो ही हमें ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसमें दूसरा तरीका है विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिलाने का। विभिन्न अनाज और विभिन्न दालें, जैसे 2-3 अनाज मिक्स करके लोग आटा पिसवाते हैं। आजकल आपने देखा होगा आटे में बाजरे का आटा और गेहूं में बाजरे का आटा या रागी का आटा मिलाया जाता है। इसी तरह से विभिन्न दालें, जैसे उड़द चने की दाल सब बच्चों ने खाई हुई है, बहुत टेस्टी लगती है, तो विभिन्न दालों को भी मिक्स करके बनाया जाता है। गेहूं और मक्के की रोटी भी इसी में ही आती है। नेक्स्ट है अनाज, दालों और सब्जियों को मिलाकर फूड बनाना, जैसे सब्जियों वाली खिचड़ी, दाल पालक, इसमें दालों के गुट का है और पालक सब्जियों के गुट का है। वेजिटेबल राइस या पुलाव जिसको हम कहते हैं। अंकुरित मूंग दाल पोहा, जिसमें हम अंकुरण करे हुए दालें और सब्जियां भी डालते हैं पोहे के अंदर। सब्जियों के ग्रुप का हो गया, और पोहा जो है वो अनाज से आ जाता है। तो अनाज, दालों और सब्जियों को मिलाकर भी डिशेस बनाई जाती हैं। और फिर है वानस्पतिक और पशुजन्य खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर पकाना। जैसे जब हम चावल की खीर बनाते हैं तो चावल वानस्पतिक है और दूध पशुजन्य खाद्य पदार्थ है। ऐसे ही एग कस्टर्ड में अगर हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं
या गाजर का हलवा हो गया, फ्रूट कस्टर्ड हो गया, ये सारे जो हैं ये वानस्पतिक और पशुजन्य खाद्य पदार्थ हैं। खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर प्रयोग करने के क्या लाभ है? इससे प्रोटीन की उपयोगिता बढ़ती है। दालों में एक अमीनो एसिड, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनते हैं। अब दालों में एक अमीनो एसिड कम होता है, वही अमीनो एसिड इसमें अनाज में पाया जाता है। उसी प्रकार अनाज में एक अमीनो एसिड कम है जो दालों में पाया जाता है। तो जब हम इन दोनों को मिलाकर बनाते हैं एक प्रॉपर रेशियो में, तब ये हमें उस प्रोटीन की पूरी उपलब्धि हो जाती है। हमारा प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है और हमारे उस भोजन का पौष्टिक मान बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मान बढ़ाना, आपको पता है विभिन्न गुटों से अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे फल और सब्जियों से हमें विटामिन्स और खनिज बहुत सारे मिलते हैं, और अनाज से हमें कार्बोज मिलता है, और पशुजन्य पदार्थों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो यदि आप खीर बनाते हैं, उसमें आपने चावल भी डाले और दूध भी डाला और शुगर भी डाली, तो इन तीनों चीज़ों से हमें अलग अलग पोषक तत्व मिल रहे हैं, इसलिए खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मान बढ़ जाता है। पकने में समय कम लगता है। अगर आप दाल और चावल अलग अलग बनाओगे एज़ कम्पेयर टू, या अगर आप सब्ज़ी और रोटी अलग अलग बनाते हो, वहीं अगर आप पौष्टिक पराठा बनाते हो, जिसको आप भरवा पराठा भी कहते हो, पराठे में सब्जियां मिक्स करके बनाते हो, तो भरवा पराठे में कम समय लगता है, इसलिए पकने में समय कम लगता है। अब एक किशोर की एक दिन की आहार तालिका क्या है? आहार तालिका, अब जैसे मील प्लान, आपकी एज के बच्चों के लिए एक दिन का जो मील प्लान है वो क्या होना चाहिए, इस जो मैं मील प्लान बताऊंगी उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हो। जैसे मौसम के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, अपनी पसंद के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, कुछ चीज़ें कम कर सकते हो। अब स्कूल जाने से पहले नाश्ता, आपकी एज के बच्चों को दूध 1 कप और 2 बिस्किट और सैंडविच, खीरे टमाटर का सैंडविच इजी है बनाना, वो आप लोगों को खाना चाहिए। खाली पेट नहीं आना चाहिए। खाली पेट आने से क्या होता है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि एक तो रात को खाना 9 बजे तक खा लेते हैं ज़्यादातर लोग, और सुबह फिर 10 साढ़े 10 बजे तक रिसेस होती है। इतना लंबा टाइम निकल जाता है, तो बच्चे का ध्यान केवल उसी में ही होता है कि रिसेस कब होगी, मुझे भूख लग रही है, और वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, और एनर्जी भी उसकी लो रहती है। तो वो स्कूल में जितना एक्टिव रहना चाहिए वो उतना नहीं रह पाता। इसलिए स्कूल आने से पहले बेटा नाश्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैंडविच खाना चाहिए। सैंडविच नहीं खा सकते तो पराठा खा लो, और क्या खा सकते हो, पोहा खा लो, उपमा खा लो, कुछ ना कुछ सुबह दूध के साथ खाकर आना चाहिए। इसके बाद है स्कूल का टिफ़िन, जो पैक्ड फूड होता है। पैक्ड फूड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इजी टू मेक हो, सुबह जल्दी पक सके, और उसमें से कुछ बाहर ना निकले। जैसे तरी वाली सब्ज़ी अगर आप लेकर आते हो तो वो निकल सकती है, उसको ऑयल निकल सकता है। तो हमें एक ऐसी चीज़ लानी चाहिए कि हमारे सारे पोषक तत्व भी हों और हमारा जो फूड है वो कंप्लीट हो। जैसे पौष्टिक पराठा है, अब उसमें अगर आप आटा, बेसन और पालक मिलाकर बनाते हो, तो आटा तो अनाज का ग्रुप का हो गया, बेसन हमारा दालों के ग्रुप का हो गया, और पालक सब्ज़ी के ग्रुप का हो गया। तो ये ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको हमने अलग अलग फूड ग्रुप से मिला जुला कर पकाया है। तो एक पराठा आप लेके आ सकते हो किसी भी अचार के साथ, और कोई भी एक मौसम का फल साथ में हो, तो आपका फूड कंप्लीट हो जाता है। दोपहर के भोजन के लिए जब आप घर आते हो तो आपका डाइट क्या होना चाहिए? 3 चपाती, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी 1 कटोरी, सलाद आधी छोटी प्लेट, और दही आधा कटोरी। अब सोयाबीन आलू की सब्ज़ी में आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। जैसे सोयाबीन एक दालों का ग्रुप का प्रोडक्ट है, तो आप इसकी जगह कोई दाल भी ले सकते हो, ठीक है, और दाल पालक भी ले सकते हो। और सैलेड हो गई तो आपको सब्जियां भी मिल गई। दही में आपका प्रोटीन आ गया, और वो भी पशुजन्य पदार्थ है, और चपाती में अनाज आ जाता है। नेक्स्ट, शाम का नाश्ता। शाम के नाश्ते में दूध या चाय 1 कप,
नमक पारे, थोड़े से नमक पारे की जगह आप कोई भी स्नैक्स ले सकते हो। मूंगफली की पट्टी जो है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर मूंगफली है, और आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है। गुड़ से हमें आयरन बहुत मिलता है। इसकी जगह आप कोई भी स्नैक साथ में ले सकते हो, जैसे लड्डू हो गए, तिल के लड्डू हो गए, कोई बर्फ़ी हो गई। तो दूध या चाय यूजुअली सभी बच्चों को पीना चाहिए। दूध ज़्यादा सही है, लेकिन आप चाय भी पी सकते हो। रात्रि का भोजन, रात का भोजन भी नियरली सेम होता है जैसे आपने दिन में खाया है। चपाती इसमें 2 हो गई हैं, और या चावल 1 प्लेट। घिया चने की दाल, अब आप देखो इसमें घिया सब्जियों के ग्रुप से है और चना जो है वो दालों के ग्रुप से है, 1 कटोरी। आलू मेथी की सब्ज़ी में हमारी जो मेथी है वो सब्जियों के ग्रुप से आ गई, आधा कटोरी। हरी पत्तेदार सब्ज़ी है ये। फ्रूट कस्टर्ड में हमारा फ्रूट और पशुजन्य पदार्थ आ गया है। यदि आप फ्रूट कस्टर्ड नहीं खाना चाहते तो आप साथ में दही ले सकते हो, ठीक है। और कोई भी एक स्वीट डिश ले सकते हो, लेना चाहो तो। ये एक एग्जाम्पल है। सोने से पहले 1 ग्लास दूध, इससे हमारा जो मन है वो शांत रहता है और नींद अच्छी आती है, और आप लोगों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। तो आप देखोगे दिन में 3 बार दूध आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।